वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम अगेन मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th में नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के क्या होती हैं और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में आपस में रिलेशन भी हमने पढ़ा है कि क्या होता है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन के बारे में। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इक्वेशन ले रही हूँ कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम फॉस्फेट और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बेरियम फॉस्फेट और साथ में NaCl। आप रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे 3 क्लोरीन 6 हैं तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 6 और फॉस्फेट 2 है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2। आई थिंक नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। 3 BaCl दिस। अगर मैं इस रिएक्शन में मोलैरिटी की टर्म्स में बात करूँ तो मुझे यहाँ से पता है 3 मोल्स रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ Na3PO4 टू फॉर्म 1 मोल एंड 6 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, ये बात हमें बहुत क्लियर है कि इसके 3 मोल्स इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करके 1 मोल और 6 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करती, मैं सब ये कोफिशिएंट यहाँ से रिमूव कर दूँ तो मैं ये नहीं बता सकती कि एग्जैक्ट बेरियम क्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके कब कंप्लीट प्रेसिपिटेशन करेंगे, क्योंकि बेरियम फॉस्फेट के यहाँ पर क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसका मतलब बिना रिएक्शन को बैलेंस करे मैं ये नहीं बता सकती कि इसके कितने मोल के साथ रिएक्शन करके इसके और इसके कितने मोल्स बनाएंगे। मीन्स मोल कॉन्सेप्ट में हमारे लिए एक लिमिटेशन है कि रिएक्शन को हमें पक्का बैलेंस करना पड़ेगा अगर हमें क्या है, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी इक्वेशन निकालनी है या मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है जब हमने इन दो चीज़ों को आपस में मिक्स किया है। लेकिन नॉर्मेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सीधा है। मीन्स अगर मैं कह रही हूँ कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट पक्का है कि इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्शन करेगा, चाहे इसके 3 मोल हों चाहे इसके 2 मोल हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड डेफिनेटली रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्शन करके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन देखनी है तो यहाँ पे मुझे क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर इसके कितने मोल्स रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मोलैरिटी के टाइम पे हमें नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नॉर्मेलिटी के टाइम पे हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स ही चाहिए और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ हमेशा रिएक्शन करेगा, तो वहाँ पे हमें मोल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलो लेट वी डिस्कस। ठीक है, तो मोलैरिटी के केस में मेंशन करना जरूरी है, नॉर्मेलिटी के केस में नहीं है। और ये जो आगे मैंने पुट किए थे 2 और 3, इनको स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मोलैरिटी इक्वेशन की। मोलैरिटी इक्वेशन ऑन डाइल्यूशन इक्वेशन इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर डाइल्यूशन। मीन्स मेरे पास एक सॉल्यूशन था जिसकी वॉल्यूम V1 थी, जिसकी मोलैरिटी M1 थी। इस सॉल्यूशन को मैंने डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वॉल्यूम को कितना कर दिया, V1 से V2। तो क्वेश्चन आ गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मीन्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर आप डाइल्यूशन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स हमेशा सेम रहेंगे। इसका मतलब MV का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, M1V1 बिफोर डाइल्यूशन, M2V2 आफ्टर डाइल्यूशन। MV हमें मालूम है मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम इन लीटर। तो मीन्स मैं क्या लिख सकती हूँ, MV इज इक्वल टू N। तो डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इसीलिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, कह देंगे एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, दे देंगे कुछ भी, कह देंगे इतना उसको डाइल्यूट कर दिया,
उसकी मोलैरिटी बताइए। तो M1V1 सिंपल, कोई 3 चीज़ें आपको मिलेंगी क्वेश्चन में, फोर्थ वन वी हैव टू डिटरमाइन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑन डाइल्यूशन, मोलैरिटी इक्वेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन की हम बात करें, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे किसके लिए, व्हेन टू डिफरेंट केमिकली रिएक्टिंग सब्सटेंस आर मिक्स्ड। जब कोई दो केमिकली रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाएगा तो मोलैरिटी क्या होगी, उस कंडीशन में M1V1 बाय में N1 इज इक्वल टू M2V2 बाय में N2, जहाँ पर N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A, रिएक्टेंट फर्स्ट 1 लिखा है, और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सेकेंड, ठीक है। अभी मैंने बात करी थी, इसीलिए ये बात करी थी कि जब हमें कोई केमिकली रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे तो उस कंडीशन में हमें बताना पड़ेगा कि इसके कितने मोल्स हैं और इसके कितने मोल्स हैं। एक क्वेश्चन लेंगे फिर ये डिस्कस भी करेंगे, चाहे तो चलो यहीं पर डिस्कस कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यहीं पर कर देते हैं डिस्कस। एक क्वेश्चन है, what volume of 0.1 molar BaCl2 is required for complete precipitation of barium phosphate from 100 ml of 0.2 molar that is sodium phosphate is given to you, ठीक है। सोडियम फोस्फेट, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इतना मोलर सल्फेट सॉल्यूशन हमें गिवन है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में क्या रखा है, BaCl2 बैरियम फोस्फेट। अभी मैंने ये रिएक्शन लिखी थी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम फोस्फेट जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बैरियम फोस्फेट प्लस 6NaCl बनेगा, और ये 3 और ये 2, ऐसे हमने रिएक्शन करी थी। मीन्स इसमें रिएक्टेंट के 3 मोल्स, इसमें रिएक्टेंट के कितने, 2 मोल। हमें BaCl2 की मोलैरिटी गिवन है 0.1, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोलैरिटी है 0.1, वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में पूछी हुई है, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है कितने बेटा, 3 इज इक्वल टू, इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है हमें 0.2, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 100 ml, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2। तो यहाँ पर वॉल्यूम हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100 बाय में 2 इंटू 3, 0.1, पॉइंट से पॉइंट चला गया, ये इससे चला गया, मीन्स 300 ml। वॉल्यूम कितनी आ गई 300 ml, मीन्स अगर 300 ml 0.1 मोलर BaCl2 कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेगा किसकी, 0.2 ml 0.2 मोलर 100 ml की, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन होता कि डाइल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन था उसकी वॉल्यूम इतनी थी और डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम इतनी बन गई, पहले मोलैरिटी इतनी थी, अब वॉल्यूम बताइए, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। इस केस में हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को मेंशन करना पड़ेगा अगर कोई 2 केमिकली रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हमें बताएंगे, कितना डालने से एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, इसके 3 मोल, इसके 2 मोल के साथ इसका 1 मोल बनाएंगे तब जाकर एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन होगी, ठीक है। चलो, तो ये कैसी इक्वेशन थी, इक्वेशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन 2 केमिकली रिएक्टिंग सब्सटेंस जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। तो 2 इक्वेशन करी। थर्ड इक्वेशन जो हम बात कर रहे हैं दैट इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड प्लस एसिड एंड बेस प्लस बेस।
एसिड और एसिड को आपस में मिक्स कर दो और बेस को अगर आपस में मिक्स कर दो तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग एसिड विद एसिड एंड बेस विद बेस। मीन्स अगर मैं कह दूँ मेरे पास 0.1 मोलर HCl था जिसकी वॉल्यूम 100 ml थी, ठीक है, उसको मैंने 0.2 मोलर H2SO4 के साथ मिक्स कर दिया जिसकी वॉल्यूम 200 ml है, जिसकी वॉल्यूम 200 ml, ऐसा क्वेश्चन है। तो जब मैंने इसको और इसको आपस में मिक्स किया तो थर्ड सॉल्यूशन बनेगा कोई मिलाने के बाद। तो पूछ रहा है वो जो थर्ड सॉल्यूशन मिलेगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी। M1 और V1 तो M1 V1 M2 V2 तो हमारे पास है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है M3। तो व्हाट इज फाइनल मोलैरिटी M3, दिस इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस V2। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी कि कैसे हम ये बात लिख रहे हैं कि अगर दो सॉल्यूशंस को हमने मिक्स किया है जिसमें एक की मोलैरिटी है, क्वेश्चन कर लें, हमें कहा है 0.1 मोलर, वॉल्यूम है 100 प्लस 0.2 मोलर, वॉल्यूम है 200 डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम कितनी है 300। तो मोलैरिटी कितनी आ गई 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाय में 300, 50 बाय में 300 चला गया 1/6 मोलर। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन M3। मीन्स जब एक मोल M1 V1 दूसरे की मोलैरिटी कितनी थी M2 V2 और फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई V1। तो यहाँ से हम जब किसी एसिड में एसिड को और किसी बेस में बेस को मिलाते हैं, ये एसिड दोनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, बेस दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड प्लस बेस। अगर किसी सॉल्यूशन में एसिड और बेस को आपस में मिक्स किया गया है तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बच्चे, अगर एग्जैक्ट, क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें मालूम है क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये बात तो हमें 10th क्लास से ही पता है कि एसिड और बेस रिएक्शन करके सोल्ट बनाएंगे वाटर। इसका मतलब कुछ एसिड कुछ बेस के साथ कंप्लीटली रिएक्शन कर जाएगा, उसको ख़त्म कर देगा और फिर सोल्ट बनेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ एसिड और बेस के मोल्स ख़त्म हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ग्राम इक्विवेलेंट्स ख़त्म हो जाएंगे अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बचेगा, जो बचा हुआ, अगर एसिड ज़्यादा होगा तो एसिड बच जाएगा, हम उसकी मोलैरिटी निकालेंगे। अगर बेस ज़्यादा हुआ तो बेस बच जाएगा, हम उसकी मोलैरिटी निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, M3 दैट इज इक्वल टू M1 V1 माइनस M2 V2 डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम एंड दिस होल इज मल्टीप्लाई बाय में n। मैं यहाँ पे N1 लिख रही हूँ। इसका मतलब क्या कह रही हूँ मैं कि जो N1 है वो किसके मोल्स हैं, उस सॉल्यूशन के मोल्स हैं जो ज़्यादा था। इसका मतलब पहले वाला सॉल्यूशन ज़्यादा था, दूसरे वाला कम था। तो ये ध्यान रखना है, जो ज़्यादा, जिसका MV का प्रोडक्ट ज़्यादा हो उसको पहले रखना है, जिसका MV V2 N2 का प्रोडक्ट कम हो उसको बाद में लिखना है। तो ये क्या है, ये हम कौन से मान के चल रहे हैं, जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो यहाँ से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। हालांकि इस इक्वेशन से बेटर हम एक और ऑप्शन करेंगे जब हम नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला और प्रीवियस दो जो हैं वो हम ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। इसको याद रख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके लिए हम एक अल्टरनेटिव वे और यूज़ करेंगे जब हम नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ये तीन हमारी क्या थी, 3 या 4 मोलैरिटी इक्वेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन सिमिलरली सिंपल है। मिक्सिंग पे ऑन डाइल्यूशन, जो इक्वेशन हो गई N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 मीन्स एक सॉल्यूशन था
जिसकी नॉर्मेलिटी N1 थी, जिसकी वॉल्यूम V1 थी, इसको डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम V2 पहुंच गई, तो जो सॉल्यूशन बना उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है। या ऐसे कह दें एक सॉल्यूशन था, उसकी नॉर्मेलिटी इतनी थी, वॉल्यूम इसकी इतनी थी, उसकी नॉर्मेलिटी N2 थी, हो गई, तो उस नॉर्मेलिटी पे वॉल्यूम क्या होगी। तो हमारे पास चारों में से कोई 3 चीज़ क्वेश्चन में मिलेंगी। फोर्थ वी हैव टू डिटरमाइन विच वी कैन डिटरमाइन इजीली बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, लेकिन ये सिर्फ डाइल्यूशन के लिए है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। अगर हम बात करें पहले एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस, एसिड में एसिड मिलाया है और बेस में बेस मिलाया है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला वही N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस V2, दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन दे दिया 0.2 नॉर्मल NaOH, वॉल्यूम कितनी है, चलो 200 ml इज मिक्सड विद 0.1 नॉर्मल KOH, वॉल्यूम है चलो इसकी भी 200 ml। फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इसको और इसको मिक्स कर दिया, एक NaOH था एक KOH था, इसकी वॉल्यूम इतनी थी, इसकी वॉल्यूम इतनी थी, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, लिख दीजिए। वही फॉर्मूला हमारा N3, नॉर्मेलिटी बच्चे 0.2, वॉल्यूम 200 प्लस नॉर्मेलिटी 0.1, वॉल्यूम 200 और टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 200 प्लस 200 मीन्स टोटल वॉल्यूम इज 400 ml, टोटल वॉल्यूम इज 400 ml। सोल्व कर देंगे बिल्कुल। 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाय में 400, 60 बाय में 400, सोल्व कर लेना 6/40, 3/20 नॉर्मल, यानी कि जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी क्या है 3/20। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, 3/20 नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मेलिटी। मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने एसिड में एसिड मिलाया है, बेस में बेस मिलाया है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी फाइनल मोलैरिटी नॉर्मेलिटी क्या होगी वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। थर्ड, नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस को मिक्स करने पर नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, एसिड में जब बेस मिलाएंगे, फिर से मैं बात कर रही हूँ कि सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, मीन्स कुछ एसिड कुछ बेस को खा जाएगा, कुछ एसिड कुछ बेस को ख़त्म कर देगा। अगर मैं कह रही हूँ कि एसिड के 0.1 मोल हैं, इसके 0.2 मोल हैं, तो ऑब्वियस ही बात है इसके 0.1 मोल इसके 0.1 मोल को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल सही बात कहूँ, क्योंकि अब तो हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये 0.1 इसके 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट से अगर ख़त्म हो गए तो कौन बच गया, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस बच गया। तो इसका मतलब जो नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी हमारी निकलेगी वो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बचे हुए बेस की निकलेगी। उल्टा कर दें, अगर हमारे पास इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स थे और इसके 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स थे, तो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसका 0.1 इसके 0.1 के साथ रिएक्शन करेगा, तो 0.1 से ख़त्म हो गया, बच गया क्या 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। इसका मतलब जो नॉर्मेलिटी निकलेगी बच्चे, जो मोलैरिटी निकलेगी वो किसकी निकलेगी, इस बचे हुए एसिड की निकलेगी, क्योंकि बेस तो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, जितना था वो ख़त्म हो गया, तो बचा तो कौन, एसिड, यानी कि एक्सेस रिएजेंट जो भी होगा उसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। कोई भी सब्सटेंस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनमें से एक क्या हो सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि जो थोड़ा हो, जैसे कि ये
ठीक है, ये ऊपर वाली इक्वेशन में ये क्या हुआ एक्सेस, क्योंकि ये बच गया 0.1, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसका भी 0.1 हो, इसका भी 0.1 हो, तो उस टाइम पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन हो गई। तो मीन्स अगर हमारे पास मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालनी है किसकी, एसिड और बेस की मिक्सिंग की, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे N3 = N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस V2, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, वो क्या, M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस V2 ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। मीन्स अगर मुझे एसिड और बेस की मिक्सिंग निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, और जो बचा हुआ सॉल्यूशन है फिर उसकी निकालेंगे मोलैरिटी बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप होती है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो 3 नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले हमने पढ़े, ये और ये एसिड और बेस की मिक्सिंग, ये एसिड बेस की मिक्सिंग, ये सिंपल डाइल्यूशन पे क्या हुआ। तो दीज 3 फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फॉर्मूला मैंने कहा होता नहीं है एसिड और बेस की मिक्सिंग के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला आपको बताया था, या तो वो यूज़ करिए या एक अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करिए, क्या, नॉर्मेलिटी निकाल दीजिए। और नॉर्मेलिटी निकालने के बाद हमने कहा है कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होता है। इसका मतलब मोलैरिटी क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी बाय में n फैक्टर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो n फैक्टर हमें यूज़ करना है वो किसका यूज़ करना है, जो सॉल्यूशन में बच गया। अगर ये बच गया, एसिड बच गया, तो एसिड का n फैक्टर, अगर बेस बच गया कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद तो बेस का n फैक्टर। मीन्स आफ्टर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि क्या होगा। चलिए, तो ये थी हमारी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वेशंस, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इक्वेशंस। 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पे सभी फॉर्मूले फटाफट लिख देती हूँ। एक इक्वेशन करी हमने M1V1 = M2V2 फॉर डाइल्यूशन। फिर हमने कहा M1V1 बाय में N1 = M2V2 बाय में N2 जब केमिकली रिएक्टिंग सब्सटेंस हो। फिर हमने कहा एक इक्वेशन M1V1 बाय में N1 माइनस M2V2 बाय में N2 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू M3। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जब हमने क्या किया हो, एसिड और बेस को मिलाया हुआ। ये किसके लिए है, एसिड प्लस बेस की मिक्सिंग के लिए। और एक इक्वेशन हमने करी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस V2। ये किसके लिए है, M3 जब एसिड और बेस को मिलाया गया हो। फिर इक्वेशन करी नॉर्मेलिटी N1V1 प्लस = N2V2। फिर इक्वेशन करी N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस V2। ये किसके लिए है, एसिड और बेस के लिए। और एक इक्वेशन करी N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस V2 N3। ये किसके लिए है, एसिड और बेस के लिए। ये सब इक्वेशंस हमने करी हैं। यूजुअली 3 के लिए, 3 या 4 आप ऊपर वालों के लिए मान सकते हैं अगर इस इक्वेशन को अवॉइड करें। 3 इक्वेशंस, ठीक है। तो दीज आर द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इक्वेशंस। अब 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन आ गया 100 ml of 2 molar HCl. 100 ml of 2 molar HCl is mixed with 200 ml of 3 molar HCl. 3 molar HCl. Resulting solution is diluted to 600 ml. Find N3 मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बनेगा।
100 ml 2 नॉर्मल, 200 ml 3 मोलर HCl, मोलर है, इसको मिलाया और वॉल्यूम को 600 ml बोल दिया। कह रहा है फाइनल बताइए। बेस है, हमने एक रिलेशन पढ़ी अभी भी कि फाइनल जो मोलैरिटी है, फाइनल मोलैरिटी है वो क्या होगी, M1 जो कि कितना है 0.2 है ये, और ये 0.3 है, 0.2 इंटू 100 ml प्लस 0.3 इंटू वॉल्यूम कितनी लिखी है 200 ml डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम को बाद में कितना डाइल्यूट कर दिया 600 ml। इसको सोल्व कर लीजिएगा, 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाय में 600 दैट इज 80 बाय में 600 यानी कि 4 बाय में 30। यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, दिस इज द मोलैरिटी M3 ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेशंस चेक कर लेना एक बार। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मोलैरिटी दी थी, नॉर्मेलिटी, और हमने कैलकुलेट कर दिया। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे सिंपल इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, लेकिन हम एसिड और बेस की मिक्सिंग से रिलेटेड देखेंगे। एसिड और बेस ऐसे दे दिया, 0.1 नॉर्मल HCl, वॉल्यूम है इसकी चलो 100 ml, इज मिक्स्ड विद 0.2 नॉर्मल NaOH, वॉल्यूम है 200 ml। फाइंड द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, फाइंड नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, फाइंड नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी डिटरमाइन कीजिए। हमने कहा एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, ठीक है, और वहाँ से हमारी नॉर्मेलिटी जो निकल जाएगी N3, उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला है N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस V2। ठीक है, अब आप देखिए N1 0.1 100, ओबियस है ये कम है ये ज़्यादा है, तो मैं पहले इसको लूँगी। हमने कहा कि जो ज़्यादा हो NV का प्रोडक्ट वो पहले लेना है, तो 0.2 इंटू 200 माइनस 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय में 300, ये हो गया हमारा 40, वो हो गया हमारा 10 डिवाइडेड बाय में 300, ये हो गया 30 बाय में 300, और ये हो गया 1 बाय में 10 यानी कि 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन मीन जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा इन दोनों के मिलाने से उसकी नॉर्मेलिटी 0.1 होगी। ठीक है बच्चे, अब अगर हम यहाँ पर देखें मोलैरिटी भी मुझे सॉल्यूशन की निकालनी है। क्या करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 0.1 नॉर्मल का मीनिंग क्या है, पहले एक बार इस बात को डिस्कस करते हैं। 0.1 नॉर्मल का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ रही है बात, 0.1 नॉर्मल। और 0.2 नॉर्मल का मतलब क्या है, 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1000 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 0.2 मोलर का मतलब क्या है, 0.2 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 0.3 मोलर का मतलब क्या है, 0.3 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ऑब्वियस है, हमें मालूम है कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम। इसका मतलब ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या गिवन होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या मोल्स गिवन होते हैं। तो अब मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये और ये आपस में रिएक्शन करेंगे, ये तो इतना तो मुझे मालूम है कि इसका 0.1 नॉर्मल इसके 0.1 नॉर्मल को ख़त्म कर देगा, इसका 0.1 नॉर्मल इसके 0.1 नॉर्मल को ख़त्म कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सेस रिएजेंट है वो कौन है, ये, और ये क्या है, कम है। तो मैंने कहा था कि यहाँ से अगर मुझे मोलैरिटी चाहिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी बाय में n फैक्टर। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी है हमारी 0.1 और NaOH का और NaCl का। इस केस में तो दोनों, इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n फैक्टर इसका भी 1 है इसका भी 1 है, तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, चाहे मैं इसका ले लूँ चाहे मैं इसका। ऐसा नहीं है कि मैं चाहे मैं ले लूँ, एक्चुअली मैं कह रही हूँ
कि उससे इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है। अगर कभी कन्फ्यूज़न हो जाए एक्सेस रिएजेंट को वो करने में तो ऐसे क्वेश्चन में तो वैसे ही टेंशन खत्म हो जाती है। तो m डिवाइडेड बाय में 1, इसका मतलब मोलैरिटी भी कितनी आई 0.1 मोलर। मीन्स अगर दो सॉल्यूशंस जिनके n फैक्टर 1 हों उसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी हमेशा क्या होती है, सेम होती है अगर n फैक्टर 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या निकल गई 0.1 मोलर। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही है, इसी क्वेश्चन को देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए कैसे किया जा सकता है। देखो इस 0.1 मतलब एक्सेस कौन है इन दोनों में से, ये तो निकालना पड़ेगा कि बचा कौन, क्योंकि अगर इसने इसके साथ रिएक्शन किया आपस में कुछ तो खत्म हो गए होंगे, जो बचा हुआ है वो हमें ढूंढना है। तो बचा हुआ ढूंढने के लिए हम क्या करें, हमने कहा 0.1 नॉर्मल का मतलब है 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। सही है ये बात। हमारे पास वॉल्यूम है 100 ml, तो मैं निकाल दूँ 1000 ml में 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं तो 1 में इतने होंगे और कितने में 100 ml में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय में 100, यानी कि 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट्स। मीन्स 100 ml में HCl के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे 0.01। अब NaOH के निकाल देते हैं। 1000 ml में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं 0.2, एक में कितने होंगे डिवाइडेड बाय में 1000, और हमसे पूछा हुआ है 200 ml में, तो 200 ml में कितने होंगे, ये कट गया 0, दिस कम आउट टू बी 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, HCl के 0.01 है, इसके 0.04 है, इसका मतलब इसके 0.01 इसके 0.04 में से 0.01 को तो खत्म कर देंगे और ये बचेगा कितना 0.03 ग्राम इक्विवेलेंट्स। मीन्स बचा हुआ रीजन कौन है, NaOH है, और उसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स बचे हुए हैं 0.03, और खत्म कौन हो गया ये। इसका मतलब अब मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो मुझे किसका फैक्टर यूज करना पड़ेगा, NaOH का, जो कि 1 है। तो हमारी जो नॉर्मेलिटी आई थी वो 0.1 नॉर्मल थी, तो मोलैरिटी भी कितनी हो गई, मोलैरिटी इज ऑल्सो 0.1 बिकॉज n फैक्टर कितना है 1 ही है। तो इसी तरीके से हम नॉर्मेलिटी, इसका मतलब इस सॉल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों ही कितनी है 0.1 है। आप देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से भी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ये ग्राम इक्विवेलेंट्स जो बचे हुए हैं, अगर मैं इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बचे हुए कितने हैं 0.03, क्योंकि बचे हुए की ही नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी निकलेगी। और टोटल वॉल्यूम कितनी है दोनों की 300 और 200, दैट इज 200 और 100 दैट इज 300, दैट इज मल्टीप्लाई बाय में 1000, क्योंकि ये ml में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 100 कैंसिल आउट तो ये बचेगा 1 बाय में 10, इसका मतलब 0.1 नॉर्मल। तो आप इस फॉर्मूले से भी पहले दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लीजिए, फिर जो कैंसिल होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स उनको कैंसिल कर लीजिए, और जो बचा हुआ सॉल्यूशन है फिर उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स को डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर लीजिए, तो वहां से भी आपकी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। ये तो लंबा मेथड पड़ेगा, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल के फिर, और जो सिंपल हमने किया N1V1 माइनस N2V2 वो डायरेक्ट फॉर्मूले से, मींस दिस वन आपके डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या निकल जाएगी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, और इस नॉर्मेलिटी से फिर बचे हुए सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। होपिंग आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट यू कैन कमेंट में इन कमेंट बॉक्स। आप बोल सकते हैं अगर आपको इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो हम एक वीडियो और ले लेंगे जिसमें हम रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स इस कंसेप्ट की डिस्कस कर लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।